गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट किए थे। वहां आपको बताया गया था, वहां आपको ये बताया था कि अगर कंडक्टिविटी किसी सब्सटेंस का मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से हो तो उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अब आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग लेकर चले, जैसे अगर एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होकर Na+ प्लस Cl- का फॉर्मेशन करता है और एसिटिक एसिड ये पार्शियली आयोनाइज करते हैं टू गिव CH3COO- एंड H+ आयन। यानी दोनों कंडीशन में सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड, इन दोनों कंडीशन में आयन का फॉर्मेशन होगा। ये भी सोडियम और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा और एसिटिक एसिड को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। 11th क्लास में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम में आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनके बारे में पढ़ोगे। बिल्कुल वही यहां पर भी है। स्ट्रॉन्ग उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ये कंप्लीटली आयोनाइज करे। वीक उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली आयोनाइज करता है, यानी उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। NaCl इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, यह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। एसिटिक एसिड यह वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये वीक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह वीक बेस है और इनके कॉम्बिनेशन से जो अमोनियम एसिटेट बनेगा वो भी वीक नेचर का होगा, और इन सबों को वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखेंगे। यानी डिफिनेशन ये आया कि द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंप्लीटली आयोनाइजेस टू गिव लार्ज नंबर ऑफ आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब कंडक्टिविटी वैल्यू को अगर हम लोग देखें, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ आयन का फॉर्मेशन करेंगे और ये कम नंबर ऑफ आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लैम्डा एम के बारे में पढ़े थे। इन्हें मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, और इनका फॉर्मूला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m। इसी फार्मूले से अगर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी का फार्मूला निकालें तो लैम्डा m इनटू m बाय 1000 आ जाएगा। अब देखो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से रिलेशन पूछा जाता है। अगर यहां आप गौर से देखो तो लैम्डा m और m ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलरिटी ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंक्लूजन क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तो यहां देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी का। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, और अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। लेकिन मोलर कंडक्टेंस ठीक उल्टा हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ठीक उल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तब उस कंडीशन में मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू घटेगा, और अगर कंसंट्रेशन कम करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी कंसंट्रेशन कम करने पर इनके कंडक्टिविटी वैल्यू को बढ़ाया जाता है,
ये आप थोड़ा फील करते होंगे, जैसे अगर हम लोग बैटरी के बारे में बात करें, इन्वर्टर में हम लोग यूज करते हैं बैटरी का। कई बार में आप देखते हो कि बैटरी का बैकअप टाइम रिड्यूस कर गया, तो आप चेक करते हो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, यानी कि बैटरी में पानी का लेवल आप देखते हैं। आपको लगता है कि अरे पानी तो यहाँ कम हो गया है, तब आप उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो डिस्टिल वाटर डालना, इसका मतलब आप उस इलेक्ट्रोलाइट का, वहां जो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया है, उसके कंसंट्रेशन को आप कम कर रहे हैं, और उस कंसंट्रेशन के कम करने से उसके मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। रीजन ये है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब थोड़ा सा और भी इस पार्ट पर आते हैं कि कंसंट्रेशन कम करने से इन पर क्या क्या फर्क पड़ता है। जो अब जैसे अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं AB, और ये AB आयोनाइज कर रहा है एज A+ प्लस B-, यानी इस कंटेनर के अंदर में A+ और A+ के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल आयंस होंगे, और B- और B- के भी बहुत सारे आयन होंगे। यहां इस A+ और A+ के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन को सॉल्यूट इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। B- और B- के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन को सॉल्वेंट इंटरैक्शन भी कर सकते हैं। A+ और B- के बीच में भी इंटरैक्शन होगा इनके बीच में, इसे हम लोग सॉल्वेंट इंटरैक्शन करते हैं। अब ये इंटरैक्शन जो लग रहा है इनके बीच में, अगर सिमिलर चार्जेस के बीच में है तो वो रिपल्सिव नेचर का होगा, और डिसिमिलर चार्जेस के बीच में है तो ये अट्रैक्टिव नेचर का है। अब आप जब डाइल्यूट करते हो, तो डाइल्यूट करें तो इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इनके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अब A और A के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि इनके बीच में लगने वाला इंटरैक्टिव फोर्स, आइदर वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो वीक हो जाता है, और जिसकी वजह से ये A+ और B- अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ में इजीली मूव कर पाते हैं। दूसरा टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, यहां पर भी बढ़ता है, आयंस का मूवमेंट बढ़ता है, और जब आयन का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ता है, और डाइल्यूट करने पर भी कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि डाइल्यूट करने पर इनके बीच में लगने वाला इंटरैक्टिव फोर्स डिक्रीज करता है। अब जब आप डाइल्यूट कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और एक समय आने के बाद उनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि अब वो नहीं बढ़ेगा। उसी कंसंट्रेशन को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। इसे लेम्डा m0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर कई जगह पर आप देखोगे तो इन्हें लेम्डा m इनफाइनाइट भी कहा जाता है। दोनों कंडीशन में इनका प्रोनाउंसिएशन होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर से, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द कंडक्टिविटी, स्पेशली मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम, यानी उनका मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होता है और डाइल्यूशन का वैल्यू मिनिमम होता है, या इधर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर चलते हैं। इस जगह पर एक लॉ आता है, जिस लॉ को हम लोग कहते हैं कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी कहा जाता है। यह बताता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लेम्डा m0, अगर आप सोडियम क्लोराइड देते हो NaCl, तो इनके मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कि लेम्डा m0 NaCl का वैल्यू लेम्डा नॉट Na प्लस लेम्डा नॉट Cl- के सम के बराबर होता है। एक बार पहले बताया था कि ये कैपिटल लेम्डा है और ये स्मॉल लेम्डा है। कैपिटल लेम्डा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और स्मॉल लेम्डा यूज किया जाता है आयन के लिए। अगर हम लोग लेम्डा m0 MgCl2 का निकालना हो मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो कोहलरॉस लॉ के अनुसार से ये वैल्यू हो जाएगा लेम्डा नॉट Mg2 प्लस 2 इंटू लेम्डा नॉट Cl-। अगर हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्युमिनियम क्लोराइड का निकालना हो,
AlCl3 का, तो यहां ये वैल्यू हो जाएगा लेमडा नॉट Al3 प्लस 3 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। अब जो मेन पार्ट है उसके बारे में समझो। सोडियम क्लोराइड में भी क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां भी क्लोरीन है, और एल्युमिनियम क्लोराइड में भी क्लोरीन है। कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंस्टिट्यूएंट्स आयन का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू, ये इनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है किसके किसके साथ में जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम लोग लेमडा नॉट Cl वैल्यू के माइनस को 100 मान करके चले, तो जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है तो भी इसका वैल्यू 100 होगा। अगर मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो भी इसका वैल्यू 100 होगा, और एल्युमिनियम के साथ में जुड़ा हुआ है तो भी इनका वैल्यू 100 होगा। यानी यहाँ 1 into 100 करना होगा क्योंकि 1 ही आयन है, यहाँ 2 into 100 करना होगा, यहाँ 3 into 100 करना होगा। यानी किसी भी आयन का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो किसके साथ में एसोसिएटेड है, वो सोडियम के साथ है, एल्युमिनियम के साथ है या मैग्नीशियम के साथ है, उसका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू है और उसी वैल्यू से हम लोग उनको रिलेट करते हैं। ये कोहलरॉस लॉ बताता है। अब इससे यूज कहां पर होगा, इसका एप्लीकेशन कहां पर होगा? सपोज मान लिया कि Na+Cl- और MgCl2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं। आपको Cl का पता है तो यहां पुट कर दिए, MgCl2 का पता है यहां पुट कर दिए, तो मैग्नीशियम का वैल्यू हो गया। यानी कि इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्योंकि पार्शियली ये डिसोसिएट करता है, तो पार्शियली जब डिसोसिएट करेंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करेगा, तो वहां पर दो फार्मूला और लगाया जाता है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लेमडा m बाई लेमडा m नॉट। ये लेमडा m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले से, यानी अगर इसे निकालना होगा तो इनके लिए फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, a specific conductance into 1000 divided by m, it means it is the molar conductance at a given concentration। और ये लेमडा m नॉट हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये वैल्यू निकाला जाएगा इस फार्मूले से। और अगर इनका जरूरत पड़ा तो इनके लिए हम लोग कोहलरॉस लॉ यूज करते हैं। तो ये एक फार्मूला निकला हम लोग के लिए, और दूसरा एक फार्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, it is equal to C into alpha square by 1 minus alpha, जहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C इसी को हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन चैप्टर में याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम लोग C यूज किए थे, तो C मोलरिटी है, यानी कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। यानी इतना पार्ट आज आपको बताया गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। फिर से थोड़ा सा, इलेक्ट्रोलाइट which ionizes to conduct electricity. There are two types of electrolyte. The electrolyte which completely ionizes is called a strong electrolyte, and the electrolyte which partially ionizes is called weak electrolyte. The conductivity of electrolyte is directly proportional to molarity, and therefore conductivity increases on increasing the concentration and decreases on decreasing the concentration. But the molar conductivity is inversely proportional to concentration, and therefore the molar conductivity value increases on decreasing the concentration. Concentration को decrease करने से increase करेगा। The concentration at which the molar conductance, the molar conductivity value achieve the highest value, that is called molar conductance at infinite dilution, और उसे हम लोग लेमडा m नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा m नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ले लो, आइदर वो स्ट्रांग हो या वीक हो, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट आयन। और किसी कंस्टिट्यूएंट आयन का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो किन के साथ एसोसिएटेड है। इट हैज ए इंडिपेंडेंट वैल्यू, इनका अपना एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, एक डिफरेंट वैल्यू होता है, एंड इट नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसोसिएटेड आयन, और ये अपने साथ में एसोसिएटेड आयन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है।
विद द हेल्प ऑफ कोहलरॉस लॉ पहला एप्लीकेशन हो गया, वी कैन डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया, विद द हेल्प ऑफ कोहलरॉस लॉ वी कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू चूंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं तो 100% यानी कि 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा लेस देन 100% होगा। ये वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो परसेंट में कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ इसकी सहायता से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये कोहलरॉस लॉ तक का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, अब उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, उसको समझाते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। यहां सबसे पहले एग्जांपल 3.7 है, एग्जांपल में सोल्व किया गया है, लेकिन जो मेथड हम बताएंगे आप उसे अप्लाई करोगे। एग्जांपल 3.7, यहां करा कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल। यानी कि एक आपको निकालना है लैम्डा m नॉट ऑफ CaCl2 और दूसरा निकालना है लैम्डा m नॉट ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का। तो फर्स्ट में जब आप सोल्व करोगे तो लैम्डा m नॉट ऑफ CaCl2 आप ब्रैकेट यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। CaCl2 इट वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब ये वैल्यू आपका टेबल में दिया हुआ है, इनके मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू पेज पलटोगे तो 81 में कैल्शियम का वैल्यू दिया हुआ है 190, तो यहां पर कैल्शियम आयन की जगह पर 119.0, क्लोरीन का नंबर 2 है तो 2 इंटू, और क्लोराइड आयन का वैल्यू दिया हुआ है 76.3, तो यहां 76.3 कर दी। इस जगह पर आप देखोगे तो ये टेबल में ये वैल्यू दिया हुआ है, यहां से आप निकालोगे इसके वैल्यू, इसे सोल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ गया कैल्शियम क्लोराइड का। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट के लिए जब निकालेंगे लैम्डा m नॉट MgSO4, तो इनके लिए फार्मूला हो जाएगा लैम्डा नॉट Mg2 प्लस लैम्डा नॉट SO4 माइनस। मैग्नीशियम आयन का वैल्यू फिर उस टेबल से आप देख करके निकालोगे तो ये 106.0 है, तो यहां 106.0 प्लस, और सल्फेट आयन का वैल्यू दिया हुआ है 160.0, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 266.0 और इनका यूनिट आ जाता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से किसी का भी दिया है, AlCl3 का निकालना है, KCl का निकालना है, तो कंस्टिट्यूएंट का अगर हमें पता है कि इनका कितना है तो बाकी उस इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यही दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल 3.8 का। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एग्जांपल 3.8, ये सोल्व नहीं करते, सिर्फ यहां पे ऐड करना बाकी रह गया था, इसको आप करोगे। एग्जांपल 3.8, एग्जांपल 3.8, पहले वैल्यू को देख लेते हैं। लैम्डा m नॉट फॉर NaCl, लैम्डा m नॉट फॉर NaCl, HCl एंड NaAC are 126.4, are 126.4, 425.9, 425.9 and 91.0, 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको निकालना है वैल्यू HAC का। अब सबसे पहले यहां सवाल उठ रहा है कि AC क्या है। अब आप केमिस्ट्री में देखोगे तो फॉर्मूले में भी एब्रिविएशन टर्म यूज करने लगा है।
जैसे आप मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH, आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो मिथाइल अल्कोहल में CH3OH की जगह पर आपको MEOH मिलेगा, यानी कि मिथाइल की जगह पर एब्रिविएशन यूज कर दिया AB। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, लेकिन ये चूंकि इथाइल ग्रुप है तो पूरा इथाइल में लिख करके इसकी जगह पर यूज किया था ET और यहां ये दे दिया OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल। उसी तरह से यहां पर ये AC एसीटेट के लिए यूज किया गया है, यानी NaAC हो गया सोडियम एसीटेट, और ये एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसीटेट आयन का फार्मूला होता है CH3COONA। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, और इसीलिए इनका एब्रिविएशन किया गया NaAC। और ये है HAC, तो इनका फार्मूला हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ AC कुछ अलग नहीं है, एब्रिविएशन है एसीटेट आयन की जगह पर, यानी CH3COO की जगह पर यहाँ पर AC टर्म दे दिया है। तो आप जैसे इसको एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, तो इसको भी एनालाइज करोगे तो Na प्लस प्लस AC माइनस कर सकते हैं, ये आ जाएगा H प्लस प्लस AC माइनस, तो उस फॉर्म में भी दे सकते हैं, या चूंकि अब आपको जानकारी हो गया तो CH3COO माइनस भी लिख सकते हैं। अब निकालना आपको किसका है, एसीटेट आयन का। अब ये बिल्कुल एक तरीके से मैथ के जैसा कंसेप्ट हो गया। पहले हम आपको डिटेल से बताते हैं, उसके बाद में फिर आते हैं इसके शॉर्टकट में। NaCl ये आयनाइज करता है एज Na प्लस प्लस Cl माइनस, ध्यान से समझना। HCl ये आयनाइज करता है एज H प्लस प्लस Cl माइनस। NaAC अगर NaAC ही लेंगे तो ये आयनाइज करेगा एज Na प्लस प्लस AC माइनस, और HAC ये आयनाइज करेगा एज H प्लस प्लस AC माइनस। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको ये H प्लस AC ले आना है। यानी कि बिल्कुल अब मैथ्स के जैसा आपको सोचना है कि क्या करेंगे तो हमें आए। तो पहले आप देखो कि क्या क्या वैल्यू हमें चाहिए। हमें H प्लस आ, H प्लस किस इक्वेशन में दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है। AC माइनस चाहिए, यानी कि थर्ड में दिया हुआ है। तो देखो, तो अगर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा H प्लस और यहां से मिल जाएगा AC माइनस। आपको चाहिए था H प्लस और AC माइनस, लेकिन जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो साथ में हमें Na प्लस और Cl माइनस का भी वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ चाहिए था H प्लस और AC माइनस। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में Na प्लस और Cl माइनस है, तो इन दोनों के ऐड करने के बाद इसके वैल्यू को माइनस कर देंगे। यानी आपको करना क्या है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे, और इनको ऐड करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से H प्लस और AC मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा Na प्लस और Cl माइनस है वो फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल अप्रोच लगाना है। केमिस्ट्री सिर्फ ये एनालाइज करने को दिया गया, बस इतना ही है। उसी तरह से मे भी कई बार आ सकता है कि किसी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े, ये तो डिपेंड करेगा कि कितना है। जैसे अगर हमें यहाँ पे 2H प्लस चाहिए और यहाँ पर H प्लस है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इतना डिटेल से बनाने की बजाय सीधा सीधा हम लोग यही कर सकते हैं कि सेकंड में HCl है, थर्ड में NaAC है, तो NaAC और HCl को ऐड कर देंगे और NaCl को माइनस करेंगे। यानी कि यहां हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। कंसेप्ट ये था जो अभी आपको डिटेल से बताया। आप चाहें तो वहां पर भी बना सकते हो कॉपी में, और फिर शॉर्ट में और करके आप ये लिख सकते हो, lambda naught HAC it would be equal to lambda naught HCl plus lambda naught NaAC minus lambda naught NaC। अब देखो यहां HCl से क्या आपको मिल गया H, NaAC से क्या मिल गया AC,
और NaCl माइनस कर दे तो ये NaCl माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। HCl का वैल्यू दिया हुआ है 425.9 प्लस NaAC का वैल्यू दिया हुआ है 91.0 माइनस NaCl का वैल्यू दिया हुआ है 126.4। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। ये एग्जांपल 3.8 का है और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आप सोल्व करोगे। इसी के नीचे में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिम्डा m नॉट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे वहां पर स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट यहां पर भी हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 and calcium sulfate CaSO4 are 266.0, 271.6 and 279.0 Siemens centimeter square mole inverse, and you have to determine the molar conductance value of magnesium chloride, यानी कि इनका वैल्यू आपको निकालना है। निकल जाएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए Mg चाहिए यहां से, Cl2 चाहिए यहां से, और एक्स्ट्रा यहां पर आ गया आपका SO4 और यहां Ca, तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ये आपके बुक का है और ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दिए हैं, तो इसको आप सोल्व करोगे। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल से रिलेटेड, 3.9, 3.7, 3.8 हो गया। अब एग्जाम्पल का 3.9, एग्जाम्पल 3.9। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर, यानी कि मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है। मोलरिटी को हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स या मोलर भी कर सकते हैं। एसिटिक एसिड इज 4.9, कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट भी आपको हेल्प करेगा फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी K का वैल्यू निकालना है। K भी लिख सकते हैं आप। इफ लिम्डा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड, लिम्डा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। K निकालना है। तो अब याद करो कि K का फॉर्मूला क्या है। अभी हम लोग पढ़े थे कि K का फॉर्मूला होता है C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो C यानी कि मोलरिटी तो दिया हुआ है, लेकिन अल्फा नहीं पता है। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू लेम्डा m बाई लेम्डा m नॉट। इस क्वेश्चन में लेम्डा m नॉट दिया हुआ है, लेकिन लेम्डा m नहीं है। तो पहला काम आपको करना होगा कि आप लेम्डा m निकालोगे। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि ये कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m से निकलेगा। देखना है यहाँ पर कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 4.95, यहां पुट कर दिए 1000, और मोलरिटी का वैल्यू ये दिया हुआ है। यहां से निकल गया लेम्डा m का वैल्यू। इसके बाद में सेकंड में आप अल्फा निकालोगे। इसके लिए फॉर्मूला हो गया लेम्डा m बाई लेम्डा m नॉट। लेम्डा m का वैल्यू
यहां से फॉर्मूले से निकाले और लेमडा एम नॉट ये दिया हुआ है। अब फिर थर्ड में आपसे बन जाएगा k इज इक्वल टू c इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर इन वैल्यू को देख करके आपको अंदाज लग गया होगा कि कैलकुलेशन यहां पर ज्यादा होगा। मेरा सजेशन ये होता है स्टूडेंट को कि केमिस्ट्री कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको मेथड पता है तो बाकी तो बैठ कर के इत्मीनान से आप जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में कौन सा फार्मूला होगा, वैल्यू पुट करो, जो पावर कट रहा है उसको काटो और फाइनली आप कैलकुलेटर भी यूज कर लो घर में। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर गलती भी हुआ तो तुम दूसरा अटेम्प्ट ले सकते हो और मैन्युअली करने और अगर गलती हुआ तो फिर नहीं। और एक बार में जब आपका बुक से आंसर मैच कर रहा है तो मैन्युअली भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए, बनना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से। जितने ढंग से अभी आप कॉपी में बनाओगे, एग्जामिनेशन के समय जब रिवीजन करोगे वो सामने बिल्कुल जब साफ साफ लिखा होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, फार्मूला ये है, तो रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। और अगर अभी शॉर्ट में आप लिख देंगे तो वहां पे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैथ्स, फिजिक्स सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, तो परेशानी वहां ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास में टाइम भी रहता है, करंट फ्लो में है, तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए। तो एग्जाम्पल का 3.7, 3.8 और 3.9 इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब इसमें एक क्वेश्चन इंटेक्स्ट का भी बचा हुआ है और एक एक्सरसाइज का है, उसका भी हिंट्स दे देते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। अब वहां आते हैं, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है 3.9, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट 3.9 यहां पर है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 यानी m का वैल्यू हो गया 0.025 मोल लीटर इनवर्स या मोलर में लिख सकते हैं। मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड यानी कि HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इनका दिया हुआ है। इज 46.1 मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा m का वैल्यू 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा का वैल्यू निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना है। यानी कि सेम क्वेश्चन हो गया। यहां आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि लेमडा m दे दिया और इसके पहले वाले में लेमडा m की जगह पर कप्पा दिया हुआ था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दूसरे वाले में आगे क्या कर रहा है, लेमडा नॉट h प्लस, इनका वैल्यू दिया हुआ है 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लेमडा नॉट HCOO माइनस इट इज इक्वल टू 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो ये लेमडा m नॉट का वैल्यू निकालना है, तो यहां हम लोग पढ़े कि लेमडा नॉट मीथेनोइक एसिड यानी HCOOH it would be equal to lambda naught HCOO minus plus lambda naught H plus। फॉर्मेट आयन का वैल्यू दिया हुआ है 54.6, हाइड्रोजन आयन का वैल्यू दिया हुआ है 349.6। इन दोनों को ऐड कर लोगे लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में अल्फा निकालोगे, लैम्डा एम ये दिया हुआ है और यहां से लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकालने हैं आप, तो डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, और जब ये निकल गया तो फिर थर्ड में डिसोसिएशन कांस्टेंट c into अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करके k का वैल्यू निकालोगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सब बनाइएगा आप में से कई लोग जो अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, हमें तो अफसोस लग रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार सिलेबस कम रहेगा। सिलेबस कम रहेगा इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट निकलेगा उस वक्त में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा होगा। और वैसे कंडीशन में
भगवान न करे अगर आपका क्रॉस लग गया तो जितना पोर्शन अभी आप छोड़ के चल रहे हो नेक्स्ट ईयर वो सारा का सारा एडेड होगा, वो सब ऐड हो जाएगा। अगर आप पास कर गए लेकिन आपका परसेंटेज कम है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में आपको परेशानी हो जाएगा। तो सिलेबस कम हुआ है तो एक तरीके से ड्रॉबैक भी इसका है कि ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर जो है ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उतनी 3-4 चैप्टर हट गया, चैप्टर में से कंटेंट हट गए, तो बाकी का जहां 100% वर्क करना पड़ता था उसकी जगह पर अब 70% ही वर्क करना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी एवरेज लेवल का पूछा जाएगा। इन सब सारी चीजों को देख करके तो जाहिर सा बात है कि परसेंटेज तो इस बार ज्यादा आने वाला है। और कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सिंसियर तरीके से ही पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही रिलैक्स हैं। तो जो रिलैक्स है उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो थोड़ा सा सचेत रहिए, फ्यूचर आपका है। मेरे पास में आप पढ़ रहे हैं तभी तक बोल रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है वो आप ही के लिए रहता है, फिर बाकी आपकी मर्जी। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.11। एक्सरसाइज 3.11 इस क्वेश्चन में है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, यानी मोलरिटी का वैल्यू दिया होगा 0.00241 मोलर। एसिटिक एसिड इज कंडक्टिविटी यानी कप्पा 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity, यानी lambda m का वैल्यू निकालना है। If lambda m naught यानी lambda m naught का वैल्यू दिया हुआ है is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse, Siemens centimeter square mole inverse, what is its dissociation constant, यानी कि K का वैल्यू पूछा है। अभी जो एग्जाम्पल का 3.9 सोल्व किए, इंटेक्स का जो क्वेश्चन सोल्व किए 3.9 बिल्कुल उसी तरीके से है। कप्पा और m का वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लेम्डा m निकाल लोगे तो आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए पहले अल्फा निकालोगे तो अल्फा का फार्मूला हो जाएगा लेम्डा m बाई लेम्डा m नॉट। लेम्डा m ये निकल चुका है, लेम्डा m नॉट का वैल्यू दिया हुआ अल्फा निकलेगा, और फिर k निकालोगे तो k वुड बी इक्वल टू c इनटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ईमानदारी से इधर आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा, ये पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एनसीईआरटी में बना, मुश्किल से 1.5 घंटा का टाइम लगेगा वीडियो देखने के बाद में और इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। अब और सोचो ना, सारा क्वेश्चन बना ही दिए सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ने के बाद में। अब ये भी अगर आप नहीं कर पाओगे तब तो मुश्किल है। इतना ज्यादा मेहनत तो रेगुलर क्लास वगैरह में भी नहीं होता। वहां कर दिए उसके बाद फिर आगे बढ़े, वहां दिए इसके बाद आगे बढ़े। और इस जगह पर हमें यह सोचना पड़ता है कि वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज है उसके लिए तो हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ये समझ लो एक तरीके से हाथ पकड़ करके बता रहे हैं, इससे और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके बगल में कोई 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बैठा हुआ होगा, उनको आप आज का वीडियो बता दो, दिखा दो, उसके बाद वो बना करके आपको दिखा देगा। तो इतना आप काम कर लीजिए। इसके बाद आगे अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।